आज का लेक्चर जो है वो यूनाइटेड नेशंस और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर जो है हमारा है। एंड दिस इज यूनाइटेड नेशंस की अगर बात की जाए तो सबको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो बहुत सारे मतलब लाइव्स जा चुकी थी, लॉस ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज पर्सनल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिला था। एंड छोटी सी बात तो नहीं थी, बट 1939 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, 1945 में खत्म हुई। प्राइमरीली जर्मनी में जो नाजी रेजीम थी और उसकी वजह से जो एट्रोसिटीज हो रही थी वर्ल्ड ओवर, जर्मनी एक्सपैंड कर रहा था। यूरोप में जो है अपने आसपास वाले देशों पर जो है अटैक कर रहा था, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो। तो फ्रांस के ऊपर जब थ्रेट आया था तब ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो जब ये वॉर खत्म हुई 1945 में, हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया था एंड जापान पर जो है वो अटोमिक बॉम्ब्स के अटैक हुए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। तो उसके बाद ऑफिशियली दिस वॉर केम टू एन एंड। बट एक मतलब हाफ अ सेंचुरी के अंदर दो ऐसी वॉर्स जो है दुनिया देख चुकी थी। वर्ल्ड वॉर वन which began with the assassination of Archduke Ferdinand of Sarajevo, and World War टू जो कि नाजी अट्रोसिटीज की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो दुनिया में जो है पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। 193 मेंबर स्टेट्स हैं। सबसे बड़ा और मोस्ट प्रोमिनेंट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इसके अपने ऑर्गन्स आते हैं, इसकी बहुत सारी ट्रीटीज और कन्वेंशंस आती हैं, राइट। तो जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का, वो 26 जून 1945 को साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। एंड ऑफिशियली दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन अक्टूबर 24, 1945। ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 4-5 महीने के गैप के बाद जो है ये ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। ये लीग ऑफ नेशंस का प्रीडिसेसर था। वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुई तो उसके बाद भी लोगों को पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस डेवलप करी थी। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस अपना पर्पस अचीव करने में फेल कर गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर सक्सेसफुल होती तो वर्ल्ड वॉर टू होता ही नहीं। बट वर्ल्ड वॉर टू हुआ, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस को रिवैम्प किया गया। उसका 2.0 वर्जन जो है वो ये यूनाइटेड नेशंस जो है बनकर आया। तो फाउंडेड, व्हेन वाज इट फाउंडेड? अक्टूबर 24, 1945। चार्टर कब साइन हुआ था? जून 26, 1945 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। चार्टर की अगर बात की जाए तो ये फाउंडेशनल ट्रीटी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। इसके पर्पस, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर सब इसमें डिफाइन किया जाता है। मेंबरशिप 193 स्टेट्स की है। एंड जो होली सी है, वेटिकन सिटी जो है, उसके अलावा हर एक कंट्री जो है दुनिया में वो इसका मेंबर है। वेटिकन सिटी को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन एंड अरबिक। स्पेनिश को एस्पेनियोल भी बोलते हैं और चाइनीज को मैंडरिन भी बोलते हैं, राइट। तो कंफ्यूज, मैंडरिन जो उनकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो है बेसिकली। तो बिगिनिंग में 51 मेंबर स्टेट्स थे 1945 में, अब 193 हैं। द लेटेस्ट मेंबर इज साउथ सुडान, एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने जुलाई 14, 2011 में ज्वाइन किया था। वेटिकन सिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस है बट वोटिंग राइट्स नहीं है। और अगर फंडिंग की बात की जाए तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, which is responsible for 22% of the regular budget and 25% of the peacekeeping budget. Peacekeeping forces जो है यूनाइटेड नेशंस मेंटेन करके रखता है, एंड उसका जो 25% बजट है वो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट करता है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाकी कौन है? चाइना, जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हर एक मेंबर स्टेट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। एक्सक्यूज मी। मेन ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो एक जनरल असेंबली है जहाँ पे हर एक मेंबर स्टेट को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के साथ डील करती है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं। एंड हर दूसरे साल जो है इनका इलेक्शन होता है। और 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स का वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है? अगर एक भी मेंबर कह दे कि ये नहीं करना तो वो डिसीजन वहीं पर जो है ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर दूसरे साल जो है इलेक्ट किए जाते हैं।
इनफैक्ट इसी सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए इंडिया जो है बहुत जद्दोजहद कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 5 मेंबर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को दर्शाते थे 1945 में, लेकिन आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। एंड आज की डेट में देर आर इमर्जिंग इकोनॉमीज, देर इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर्स, देर इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स विच आर अदर देन दीज 5 कंट्रीज। तो उनको भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसको एक्सपैंड करके जो है कुछ और मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, जापान है, इन सबको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर आती है बारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो एक जुडिशियल बॉडी है जो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। सेक्रेटेरिएट है जो डे टू डे वर्क करता है। इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ डील करती है। और लास्टली इनका मेन ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्ट टेरिटरीज बनी हुई है ओवरसी, तो उसको ओवरसी करते हैं। अब लार्जली इनएक्टिव है क्योंकि अब जो है मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, 99.99% ऑफ द कंट्रीज जो है वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन स्टेट्स हैं, तो इस आज की डेट में लार्जली इनएक्टिव है। फंक्शंस की बात करें तो पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी इनका फंक्शन है। पीस कीपिंग मिशंस जो है डिप्लॉय करे जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, ताकि सीज फायर मेंटेन किया जा सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया जा सके। तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 12 एक्टिव पीस कीपिंग मिशंस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का भी काम पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी का है। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो बात है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत एमिकेबली और पीसफुल तरीके से डिप्लोमेटिकली जो है, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और मीडिएशन एफर्ट्स करके जो है उसको सुलझाना है, जैसे सीरिया में, यमन में, साउथ सुडान में, फॉर दैट मैटर इवन अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ जो टॉक्स हो रही थी, जिसकी वजह से यूएस ने एग्जिट करा था, अगेन दैट वाज वन पार्ट ऑफ द पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी मिशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है ग्लोबली, इन्वेस्टिगेशंस होल्ड करती है, मॉनिटर करती है, रिपोर्ट करती है वायलेशंस का। मोर ओवर देर इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में अडॉप्ट किया गया था, जिसने कहा था कि ह्यूमन राइट्स जो है यूनिवर्सल है एंड यूएन के ह्यूमन राइट्स वर्क का बेसिस है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड एक फंक्शन है। यहाँ पे भी क्राइसिस होती हैं, जहाँ पर भी नेचुरल डिजास्टर्स या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या पैंडेमिक्स होते हैं, वहाँ पर लोगों तक जो है मदद पहुँचाना, चाहे वो इकोनॉमिक मदद हो, चाहे वो फूड, हेल्थ, इन सब चीज़ों की मदद हो, वो प्रोवाइड करना। राइट तो जो ऑफिस है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का, वो इसको देखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगेन दैट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस का ही मैंडेट है। 2015 में ये 17 गोल्स आए थे विद 169 टारगेट्स एंड दे एम कि हम सोशल, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द नेबरहुड्स को, तो 2030 तक अचीव करने हैं। क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, एजुकेशन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ अंडर लैंड, ग्लोबल इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। और लास्ट है ग्लोबल हेल्थ। तो जो ग्लोबल रिस्पॉन्स था कोविड-19 पैंडेमिक को, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूएन ने ही कंट्रोल करा था। बाकी बहुत सारे चैलेंजेस है, HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, इन सबको जो है यूएन जो है हैंडल करती है, उसका परव्यू लेती है थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हुई हैं, जैसे इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जिसको इरेडिकेट कर दिया गया है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, तो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि ये सबसे पहले पढ़ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे जैसे जैसे डेटा मिलता गया मैं वैसे वैसे ऐड करती रही गई, तो बट ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, 1948 में फाउंडेशन थी, इसकी हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। मिशन क्या है? हर पॉसिबल लेवल की हेल्थ जो है लोगों तक पहुंचाना, दे शुड लीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फंक्शंस, ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करना, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन करना, हेल्थ रिसर्च और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो है प्रमोट करना। अचीवमेंट्स, स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन के बारे में हमने बात की। मोर ओवर HIV, एड्स, मलेरिया, कोविड-19 और बाकी पैंडेमिक्स के साथ भी WHO ही डील करता है, WHO ही डील करता है। इनफैक्ट जो ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं जैसे कोवैक्स है, जिससे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे थे, जिससे हम प्रिवेंट कर रहे थे कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो हो रहा था कंट्रीज में,
कि भाई हमने बनाई है, हम ही रखेंगे, पहले अपने लोगों को लगाएंगे फिर दुनिया भर में देंगे। तो उसको कंट्रोल करने की बात हो रही थी। इंडिया वाज अ लीडर इन प्रिवेंटिंग दिस वैक्सीन नेशनलिज्म। इंडिया ने सबसे पहले अपनी वैक्सीन बनाकर जो है बाकी देशों तक पहुंचाई थी। हाँ, वो अलग बात है कि अब वो वैक्सीन जो है वो अंडर स्क्रूटिनी आ रही है कि उनके क्या साइड इफेक्ट्स रहे हैं या ना रहे हैं, बट यस, ऐसे ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम्स को हु जो है डील करता है। फिर आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1919 में इसकी फाउंडेशन जो है की गई थी। एंड यूएन से पहले इसने यूएन स्पेशल इसने बेसिकली यूएन से पहले बना हुआ था। यूएन को इसने 1946 में ज्वाइन करा है। ह्यूमन और लेबर राइट्स को प्रमोट करता है। जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज है, उनकी पॉपुलेशन को जो है उनकी राइट्स को जो है प्रमोट करता है। तो लेबर स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करना, सोशल प्रोटेक्शन, आपका ईपीएफओ, पीएफ, ये सब चीज़ें जो है इसके अंडर आती हैं। सोशल सिक्योरिटी नेट सारे इसमें आते हैं। और फेयर वर्क कंडीशंस जो है वो प्रमोट करना। फिर आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, 1946 में सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो चिल्ड्रन और मदर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में है उनको ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल असिस्टेंट देना, राइट। फोकस एरिया चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, इमरजेंसी रिलीफ जो है क्राइसिस सिचुएशंस में। इनके की इनिशिएटिव्स जो हैं मोस्टली आपके चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन और एजुकेशन के साथ जो है रहते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन को एडवोकेट करते हैं और चिल्ड्रन को ग्लोबली बेनिफिट हो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट यूनिसेफ। वर्ल्ड बैंक की बात करें, 1944 में फॉर्म किया गया था। इट इज अ ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसके वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी आईएमएफ भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एक ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड बैंक का क्या है कि भाई पावर्टी हमने इरेडिकेट करनी है। हम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देंगे सो दैट वो अपना सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव कर सके, हेल्थ इंप्रूव कर सके, एजुकेशन इंप्रूव कर सके, एग्रीकल्चर इंप्रूव कर सके, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, ये सब बना सके, राइट। की इनिशिएटिव, लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत बार देखते हैं ना वर्ल्ड बैंक ने जी जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है फलाने फलाने देश के साथ, उनको जो है उनमें उसमें रेलवेज के साथ कोलैबोरेट कर लिया है या किसी डैम बनाने में कोलैबोरेट कर लिया, तो ये सब चीजें वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, 1950 में जो है फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर्स अगेन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ये रिफ्यूजीज को और जो डिस्प्लेस्ड पर्संस है उनको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। और उनकी जो वॉलंटरी रिपैट्रिएशन है, वॉलंटरी रिपैट्रिएशन क्या होता है, मैं जी कहीं से भाग गई, अब अगर मैं चाह रही हूँ वहां पे वापस जाना, उसी जगह पर वापस जाना, तो यूएनएचसीआर इंश्योर करेगा कि हाँ मेरी मर्जी से मैं वापस जाना चाह रही हूँ, तो वो कोशिश करेंगे कि मैं वापस जिस जगह से आई हूँ भागकर वहीं पर सेटल की जा सकूं, इंटीग्रेट हो सकूं, रीसेटल हो सकूं, राइट। तो इमरजेंसी असिस्टेंस और लीगल प्रोटेक्शन भी देता है। अजाइलम सीकर्स हैं, आपके रिफ्यूजीज हैं, स्टेटलेस पर्सन हैं जो किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, उन सबको। और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स भी जो है देता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है ना हमने। तो 1945 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रमोट करना आपके एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में और कम्युनिकेशन में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के थ्रू ये हम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन फॉर ऑल है जहाँ पे वो ग्लोबल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, फ्री एक्सप्रेशन एंड फ्री प्रेस के फ्रीडम के इनिशिएटिव्स जो है सारे जो है यूनेस्को के अंडर आता है ये, राइट। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की तरह दिस इज ऑल्सो ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर्स अगेन वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। मिशन क्या है, ग्लोबली मॉनेटरी कोऑपरेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट होना चाहिए, राइट। एंड इनके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जहाँ पे आपकी डिफरेंट करेंसीज की डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं और उसके थ्रू जो है आप हर कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है आप ड्रॉ कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो।
तो ग्लोबल लिक्विडिटी को प्रमोट करता है। 2021 एज ऑफ 2021 आईएमएफ ने 650 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर जो है वो एलोकेट करे थे। 189 मेंबर कंट्रीज हैं। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे पॉलिसी एडवाइस देता है। 1991 में इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो कहीं ना कहीं आईएमएफ के थ्रू मीडिएटेड ही थे। एंड उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने जो है इनिशिएटिव लिया था एंड ही वाज द वन जिन्होंने इन एलपीजी रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की हेल्प करी थी। राइट, इट पब्लिशेस रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक सर्विलेंस बनाता है। आपकी ग्लोबल एक्सपेंशन हो रही है, रिसेशन आ रही है, क्या करना चाहिए इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो ये निकालते हैं। राइट, फिर आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नाम से ही पता लग रहा है दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग हंगर। फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो 1961 में फाउंडेशन हुई, इनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला क्योंकि ये हंगर के साथ लड़ रहे थे। इट फीड्स ओवर 100 मिलियन पीपल एनुअली अक्रॉस 88 कंट्रीज। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन नाम से पता लग रहा है सेम चीज, हंगर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए 1945 में फाउंडेशन हुई। हेडक्वार्टर्स का है रोम, इटली में। एंड एसडीजी 2 जो है आपका, जो बोलता है जीरो हंगर, डायरेक्टली एफएओ उसको हैंडल करता है। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ग्लोबल बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और पॉलिसी रिकमेंडेशंस को जो है ये जो है बढ़ावा देता है। राइट, तो दैट इज अबाउट एफएओ। देन आता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 2006 में बनाई गई थी। इसने यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को जो है रिप्लेस करा था। एंड 47 मेंबर्स हैं जो कि जनरल असेंबली हर साल इलेक्ट करती है। नाम से पता लगा ह्यूमन राइट्स के साथ डील करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में लोकेटेड है, नेदरलैंड्स में। एंड अगेन मेंबर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्पेशली इंटरनेशनल लॉ को लेकर, ये उससे डील करता है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू चल रहा है वो चल रहा है आपका कच्छ में। कौन सा एरिया है? गल्फ ऑफ कच्छ में एक एरिया है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, उसके साथ उसके ऊपर चल रहा है। आप मुझे नाम बताओगे। राइट, तो एक फेमस केस था निकारागुआ यूनाइटेड स्टेट्स का 1986 में, जहां पर आईसीजे ने बताया कि यूएस जो है उसने इंटरनेशनल लॉ को जो है वायलेट किया है। निकारागुआ में कॉन्ट्राज एक आपकी कम्युनिटी थी, उनको सपोर्ट करके। फिर यूएन विमेन आता है, अगेन 2010 में बना गया था। एंड नाम से ही पता लग रहा है किसको, जेंडर इक्वालिटी को और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में फाउंड हुई, मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर्स हैं। सेफ और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन को प्रमोट करता है। किस तरह से एविएशन सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एयर नेविगेशन को फैसिलिटेट करता है, पायलट्स को किस तरह से लाइसेंसिंग मिलेगी, एयर ट्रैफिक एटीसी कैसे मैनेज किया जाएगा। राइट, एयर कार्गोज की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, एविएशन से एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ये सब जो है एविएशन से रिलेटेड मैटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। फिर आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 में फाउंड किया गया, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है, यही सब आता है। पेटेंट्स आ गए, ट्रेडमार्क्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, और बाकी जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन सबको एडमिनिस्टर करता है, देखता है, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करता है, लॉज बनाता है उससे लेकर। एंड आईपी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो है इसने अपना एक आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर भी बनाया है जिसका नाम है वीपो आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, नाम से ही पता लग रहा है एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन कम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, बिकॉज इंटरनेट के यूजेज से, वो सब इसके अंडर आएगा। 1865 में ये फाउंड किया गया था एंड इट बिकेम अ यूएन एजेंसी इन 1947। हेडक्वार्टर्स अगेन जिनीवा स्विट्जरलैंड में। रेडियो फ्रीक्वेंसीज एलोकेशन और सैटेलाइट ऑर्बिट्स को एलोकेट करने में ग्लोबली जो है कोऑर्डिनेशन करता है। मोरओवर आपके जितने नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। 5G अभी लेटेस्ट है तो 5G नेटवर्क्स का स्टैंडर्ड्स करता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस के स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड, एंड डिजिटल इंक्लूजन को भी प्रमोट करता है कि डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज करना है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है?
इंटरनेट की लिटरेसी और इलिटरेसी, इंटरनेट लिटरेसी और इंटरनेट इलिटरेसी जो है, कुछ लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं आता, उसको प्रमोट करता है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया में, वियना में। मिशन क्या है कि हम किस तरह से सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करें, राइट। की इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी एडवाइस, और ग्रीन एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको पे फोकस करता है। फिर आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अगेन पोस्ट के साथ रिलेटेड है, पोस्टल सेक्टर के साथ रिलेटेड है। 1874 में इसका फाउंडेशन था एंड यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी 1948 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अगेन स्विट्जरलैंड में, लेकिन जिनीवा में नहीं, बर्न में, राइट। तो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस को प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है। फिर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है, समथिंग टू विद क्लाइमेट एंड वेदर। 1950 में एस्टैब्लिशमेंट हुई जिनीवा स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर्स हैं। मेट्रोलॉजिकल डेटा आपने कैसे एक्सचेंज करना है, क्लाइमेट को कैसे फोरकास्ट करना है, डिजास्टर्स के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, क्लाइमेट असेसमेंट और क्लाइमेट चेंज डेटा को कैसे आपने असेस करना है, एनालाइज करना है, उसको पब्लिश करने का सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आईएमओ, मैरीटाइम से पता लग रहा है समथिंग टू डू विद द ओशनिक रियम। तो 1948 में फाउंडेशन हुई, लेकिन यूएन की एजेंसी बनी है 1959 में, हेडक्वार्टर्स लंदन में है। एंड इनिशिएटिव क्या है कि भाई मैरीटाइम स्टैंडर्ड्स हम ले करेंगे शिप्स के लिए, ताकि सेफ, सिक्योर और पोल्यूशन फ्री हम जो है मैरीटाइम डोमेन को प्रमोट कर सकें। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन को ओवरसी करता है, मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ किस तरह से शिपिंग सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है उसको भी प्रमोट करता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फाउंडेड इन 1977, रोम इटली में हेडक्वार्टर्स हैं। काम क्या है? रूरल पावर्टी, एग्रीकल्चर यूजुअली जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा वो रूरल एरियाज में ही प्रैक्टिस होता है, फार्मर्स हमारे यूजुअली रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो रूरल पावर्टी को इरेडिकेट करना है, साथ ही साथ हंगर को स्टॉप करना है। तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है, ग्रांट्स और लोन्स देता है कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो है इस्टेब्लिश कर सको। छोटे फार्मर जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने की बात करता है, एग्रीकल्चर कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करे उसकी बात करता है, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको प्रमोट करता है, राइट। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1974 में फाउंडेशन हुई, हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड स्पेन में। सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट करता है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की जाती है, इको टूरिज्म को प्रमोट करता है, हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फाउंडेशन 1965, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में, 170 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज इसका पार्ट हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्हीं के अंडर आते हैं, पावर्टी इरेडिकेशन, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सब इनके अंडर आता है, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये निकालती, यही ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, एंड ये कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो कि मेजर करता है एक कंट्री का डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं, पर कैपिटा इनकम पे नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन लेवल्स को भी देखकर, तो सोशल फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट करके एचडीआई बनाया गया है, राइट। तो दैट इज अबाउट यूएनडीपी। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 में फाउंडेशन हुई, हेडक्वार्टर्स इन नायरोबी, कीनिया। एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल फोकसिंग ऑन द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी, उस सब से डील करता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, 1997 में फाउंडेशन हुई, वियना ऑस्ट्रिया में। आपकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और उससे रिलेटेड जो आपका क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्राइम और टेररिज्म जो प्रमोट हो रहा है उसे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रिसर्च करता है, गाइडेंस करता है।
तो ऑर्गेनाइज क्राइम, करप्शन, टेररिज्म के साथ जो है डील करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ डील करता है, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के साथ भी डील करता है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ये अमान जॉर्डन में हेडक्वार्टर्स है। 1949 में जब इसराइल और पैलेस्टीन का इशू जो है उसने हवा पकड़ी, तब के उसके बाद ये एस्टैब्लिश की गई थी। मिशन क्या है? असिस्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को, स्पेशली जो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वाले एरियाज में रिसाइड कर रहे हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ, सोशल सर्विसेज एज वेल एज इमरजेंसी जो असिस्टेंस है उनको दी जाती है इन एरियाज में। फिर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, 1969 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में। मिशन जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और उससे रिलेटेड राइट्स हैं, अबॉर्शन करवाना है, नहीं करवाना है, मेटर्नल मोर्टेलिटी, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, इन सब इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है। सेक्स एजुकेशन फैसिलिटेट करता है, पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करने की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, राइट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगेन 1957 में फाउंडेशन हुई, वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है हेडक्वार्टर्स। मिशन क्या है? न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी आ गया ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से पीसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के साथ डील करता है। तो जो आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है कि जो आपकी कंट्रीज हैं इसके साथ कंप्लाई करें। इसी के अंडर जो है क्या कहते हैं, इसी के अंडर जो है आपकी बाकी सारी जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी अभी रिसेंटली, क्योंकि वो पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसी के अंडर आती है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करते हैं कि सेफ तरीके से यूज हो रहा है और असिस्टेंस देते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन और क्लीन एनर्जी के फील्ड में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडेशन कब हुई? 1964 में। मिशन क्या है? किस तरह से हम डेवलपिंग कंट्रीज को एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है इनकॉर्पोरेट कर सकें, सो दैट उनका जो है किसी भी तरह से उनका जो है शोषण ना हो, किसी भी तरह से उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज पे काम करता है एंड इट हेल्प्स डेवलपिंग नेशंस की वो ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके, डेट क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके और हार्नेस कर सके टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए। तो अगर यूएन के दीज वर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, अगर अब कुछ एजेंसीज हैं, मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट आई हैव ट्राइड टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर कुछ मिस हो गया होगा आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको कवर कर लूंगी, ठीक है। तो यूएन रोल इन ग्लोबल सिक्योरिटी, सिंस 1948-71 पीस कीपिंग मिशन यूएन जो है ऑलरेडी करवा चुका है, अभी 12 ऑलरेडी चल रहे हैं। ब्लू हेलमेट्स, जिनको ब्लू बेरेज भी बोला जाता है, BERETS, बेरेज एक तरह की कैप होती है, ऐसे वो साइडवेज पहनते ना, ऐसे कर वाली कैप, ऐसे ऊपर से वो जो फ्रेंच लोग पहनते थे कैप, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है। तो यूएन पीस कीपर्स इनको बोला जाता है। 1988 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अपनी सर्विस दी थी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अगेन इसमें रोल है, हम कवर कर चुके हैं। अचीवमेंट्स, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन को भी प्रमोट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं। ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको अब जस्ट मैं एक समराइज कर रही हूँ, तो आप इसको डिटेल में पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, ओके। हेल्थ एंड डिजीज इरेडिकेशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट ना हो, और डीकॉलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देते हैं, कंट्रीज को सॉवरेन बनने का राइट देते हैं। क्लाइमेट एक्शन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर भी फोकस करते हैं। एजुकेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन को भी प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड में भी इसका रोल रहा है यूनाइटेड नेशंस का। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस। अगर चैलेंजेस की बात करें तो क्लाइमेट चेंज इज अ चैलेंज व्हिच इज फेसिंग द यूनाइटेड नेशंस। रिफ्यूजी क्राइसिस, इतना ज्यादा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हो रही है, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन में हो, चाहे वो आपके सूडान वाले एरिया में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो लेबनान में हो, कहीं पर भी जो है बहुत सारी जगह, इनफैक्ट इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज जो हैं आपके, जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से एक जगह से निकल रहे हैं,
म्यांमार में आपका जो चकमास है आपके बांग्लादेश में अभी आपको एक एक्सोडस देखने को मिला अभी रिसेंटली जब शेख हसीना की रजीम गिरी। तो उन सब के साथ जो है यूनाइटेड नेशंस डील करता है। यूक्रेन वॉर की वजह से इतने सारे रिफ्यूजीज हैं और पीस कीपिंग चैलेंजेस तो है ही हैं। सेक्सुअल अब्यूज का हमेशा से रहा है, इनइक्वालिटी की बात हमेशा से रही है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है यूएन को अभी भी डील करना है, बट द फ्यूचर इज ब्राइट। तो फ्यूचर क्या है? रिफॉर्म्स लेकर आओ, ग्लोबल हेल्थ और पैंडेमिक रिस्पांस को इम्प्रूव करो। डब्ल्यूएचओ का जो रिस्पांस था कोविड को, कहीं ना कहीं इट केम अंडर डब्ल्यूएचओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन केम अंडर स्क्रूटिनी। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इंक्लूड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को और पीस कीपिंग को नए तरीके से रिजॉल्व करना है। बिकॉज नए तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, एआई बेस्ड, बिटकॉइंस और ये ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है, तो उसके साथ आप मीडिएशन और नेगोशिएशन करके नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का भी इसको देखना पड़ेगा, किस तरह से हम अपने जो फाइनेंसेस हैं किस तरह से हम सस्टेन कर सके। बजट कंस्ट्रेंट्स तो है ही है मेंबर स्टेट्स की। सिविल सोसाइटी के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम किस तरह से एंगेज कर सके, मल्टीलैटरलिज्म को कैसे प्रमोट कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एराडिकेशन जो है, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस जो है, दिस इज ऑल द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसके ऊपर इसको आने वाले टाइम में काम करना है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल जो है सुप्रा नेशनल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है आपके साउथ ईस्ट एशिया में। आपका जो ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो रीजन है, थाईलैंड वाला, वहाँ पर राइट। और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। तो 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ है, इस्टेब्लिश की गई है। उस दिन फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये मैप जो है, ये जो लाइट पर्पल है ऑर्गेनाइजेशंस, ये दिखाती हैं कि ये जो कंट्रीज़ है ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। आज की डेट में 10 नेशंस जो है आसियान फॉर्मुलेट करते हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। यानी 1967 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जब इसका इंसेप्शन हुआ, तब से लेकर अब तक जो है ये ग्रो करी है और 5 से आज की डेट में 10 मेंबर्स हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके पार्टनर्स हैं, वेराज चाइना, साउथ कोरिया, जापान जो है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ओवर 680 मिलियन पीपल जो है इन आसियान कंट्रीज़ में रहते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 8.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इंडोनेशिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडोनेशिया इज़ ऑल्सो द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली। टोटल जीडीपी जो है 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। इकोनॉमिकली मेजर कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टूरिज्म। और आसियान फ्री ट्रेड एरिया है जो कि 1992 में जो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं ये आपस में फ्री ट्रेड जो है कंडक्ट करवाती हैं, जो कस्टम्स ड्यूटीज़ और ट्रेड बैरियर्स जो लगाए जाते हैं उनको ख़त्म करती है। तो इंट्रा रीजनल ट्रेड को जो है प्रमोट करता है और टैरिफ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो लगती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या क्या है? 2007 में आसियान चार्टर आया था। ये एक ट्रीटी है जो आसियान को लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और इसका फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे जो है क्रिएट किया गया था इस चार्टर के अंडर। फिर आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, AEC 2015 में लॉन्च किया गया था। एक सिंगल मार्केट बनाने की बात की जाती है और प्रोडक्शन बेस सिंगल करने की बात की जाती है, सो दैट गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, लेबर और कैपिटल जो है फ्रीली फ्लो कर सके आसियान के मेंबर्स के बीच में। ASEAN+3 जो है इंक्लूड्स आसियान एंड इट्स डायलॉग पार्टनर्स। कौन कौन है इसके डायलॉग पार्टनर्स? ये जो हमने यहाँ पर ये समवॉट पिंकिश शेड ऑफ पर्पल में देखे थे, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो रीजनल कोऑपरेशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल मैटर्स को ये प्रमोट करता है। फिर आता है RCEP। ये एक आसियान लेड ट्रेड अग्रीमेंट है जिसमें 15 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं।
आसियान के साथ साथ उसके 3 डायलॉग पार्टनर्स, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो हैं। आसियान के 10 मेंबर्स एंड 1 2 3 4 5 10 + 5 15 कंट्रीज़ जो है इस RCEP में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इट कवर्स नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड GDP। तो अगेन ये एक ट्रेड अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड रीजन फाइंड फॉर्मुलेट करने की बात की जाएगी। एक तरह से रीजनली जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो आपके सेक्टर्स है उसको प्रमोट करने की बात की जाएगी। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो आसियान के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क था 2015 में SDGs का, उसको अपनी पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करा है ताकि सस्टेनेबली अर्बनाइजेशन की जा सके, जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है। क्लाइमेट चेंज के साथ डील किया जा सके, जो कि SDG 13 है, हाँ 13 है। फिर आपका एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशंस बहुत सारे डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कवर होता है, बट प्राइमरीली SDG 7 जो है इसके साथ डील करता है। एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की भी बात की गई है। आसियान प्लान ऑफ एक्शन फॉर एनर्जी कोऑपरेशन, तो ये जो प्लान है ये बोलता है कि इनकी जो एनर्जी बास्केट है आसियान कंट्रीज़ की, जो एनर्जी बास्केट है कि इनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, कोल से आ रही है, पेट्रोलियम से आ रही है, गैस से आ रही है, रेन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इस APAEC का जो एम है वो ये है कि जो रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर है एनर्जी बास्केट में उसको 23% तक लेकर जाना है बाय 2025। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है एंड साउथ कोरिया है। टोटल ट्रेड 2022 में ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड कर चुके हैं। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आसियान कंट्रीज़ जो एक मेजर डेस्टिनेशन है FDI का, इन्होंने 2021 में ऑलमोस्ट $175 बिलियन की FDI रिसीव करी थी। एंड कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं जिनको FDI मिलती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी। कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन की बात की जाए तो आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है, जो कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग सोसाइटी बनाने की तरफ फोकस किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करती है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रायोरिटाइज करती है, और साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट भी करती है, प्रायोरिटाइज भी करती है और सपोर्ट भी करती है। उसके अलावा आसियान के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ताकि एकेडमिक और कल्चरल टाइज को जो है बढ़ोतरी दी जा सके मेंबर स्टेट्स के बीच में। सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी के इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए तो एक आसियान रीजनल फोरम है, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज़ इंक्लूडिंग जो आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे साइबर क्राइम, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, या आपका जो आपका डार्क नेट पे जो क्राइम्स हो रहे हैं तो उस सब के साथ भी डील करता है। मोर ओवर साउथ चाइना सी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना जो है वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है, और चाइना का एक पॉलिसी आई थी 9 डैश लाइन। तो उन्होंने साउथ चाइना सी में 9 डैशेस को यूज़ करके एक लाइन बनाई थी, और ये कहा था कि ये चाइना की मैरीटाइम बाउंड्री है, और इस लाइन के थ्रू उन्होंने बहुत सारी अदर कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो सॉवरेन डोमेन्स हैं उनका जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ है उसमें इंक्रोच करा था। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें से आसियान कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है और मलेशिया है, तो उनका भी क्लेम है इस एरिया पे कि ये हमारा मैरीटाइम डोमेन है जहाँ पे चाइना जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा है। तो उसके साथ भी आसियान डील करता है और डिस्कशंस करता है। आसियान का 2025 का एक विजन डॉक्यूमेंट आया था जिसका ब्लूप्रिंट कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, रिजिलेंट इंक्लूसिव सस्टेनेबल रीजन भी बनाना है इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको स्टेबलाइज करना है और सिक्योरिटी को जो है प्रायोरिटाइज करना है। तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने की बात करता है, डेवलपमेंट गैप्स जो इनइक्वालिटी आती है डेवलपमेंट में, एक रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया, एक जो है अंडर डेवलप्ड ही रह गया, उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की सारे जो हैं एक साथ जो है रह सके उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो अगर ग्लोबल स्टेज पे आसियान का रोल देखा जाए तो एक्सटर्नल पावर्स है जैसे चाइना है, US है, जापान है, इंडिया है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स आसियान ने क्रिएट करी है। इनफैक्ट इंडिया की गुजराल डॉक्ट्रिन के अंडर
आई के गुजराल हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे और फिर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑफिस रिज्यूम करा 2014 में, पहली बार जब ऑफिस में आए, तो उन्होंने उस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि सिर्फ देखना ही नहीं है, हमने उनको जो है अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें इंक्लूड भी करना है, उनके साथ पार्टनरशिप्स को बढ़ाना है। तो डायलॉग्स, इकोनॉमिक अरेंजमेंट, सिक्योरिटी फोरम्स के थ्रू जो है आसियान जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बना रहा है। लेकिन रीजन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। म्यांमार में जो बार बार जनता गवर्नमेंट आती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, और बहुत सारे अदर आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, कास्ट बेस्ड एंड रिलीजन बेस्ड जो है हमें अट्रोसिटीज़ देखने को मिलती हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत सारे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। अगर आपको पता हो, मोस्टली ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है, समवॉट लाइक दिस, है ना, और इक्वेटर जो है समवॉट यहाँ से ऐसे करके निकलता है। तो ये आपके ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करती हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलता है कहीं से। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करने वाली कंट्रीज़ हैं एंड कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो ज़्यादा नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर, ब्रुनई बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की लिस्ट में आती हैं। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, यहाँ पे लिखा है ना विजन में, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट गैप्स, तो वो एक चैलेंज है आसियान के लिए आज भी। इंडिया और आसियान की बात की जाए तो हम बहुत सारे लेवल्स पर जो है उनके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज की अगर बात की जाए तो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं, इंडिया के जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया के अक्रॉस जो है फैले हुए हैं। आपको पता होगा कंबोडिया में अंगोकार वॉट करके एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। बाली में, जावा में जो है आपको रिच इंडियन आर्किटेक्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट संस्कृत और पाली जो कि इंडियन हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस हैं, ये भी इस रीजन के अक्रॉस यूज़ की जाती हैं। तो पहले से हमारे इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड टाइज रह चुके हैं, चाहे वो चोलाज हों या आपके और जो है, चाहे वो अशोका के मिशनरीज हों जिन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पे फैलाया था। तो वी हैव ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस विद दीज कंट्रीज़, और इंडियन ओशन ने ये फैसिलिटेट करा है। हम सारे इंडियन ओशन में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड है, तो दैट हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसियान और इंडिया का एक डायलॉग पार्टनरशिप भी है। 1992 में इंडिया जो है आसियान का डायलॉग पार्टनर बना और एक समिट लेवल पार्टनर बना 2002 में। वी गॉट प्रमोटेड फ्रॉम बीइंग अ डायलॉग पार्टनर टू अ समिट लेवल पार्टनर इन 2002। आसियान इंडिया का एक कमेमोरेटिव समिट हुआ था जिसने 20th एनिवर्सरी को मार्क करा था आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप की 2012 में। तो 2002 से 10 साल ऐड कर लो, 2012 में कमेमोरेटिव 1992 में जो है 20 साल ऐड करो और 2002 में 10 साल ऐड करो, तो दिस मार्क्ड द 20th एनिवर्सरी ऑफ आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप। एंड 25th इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी 2017 में। हर साल बहुत सारे एनुअल समिट्स होते हैं। अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे इस साल कौन कौन से समिट्स हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हुए थे और उनकी की इनिशिएटिव्स क्या थे, आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो आसियान इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2003 में साइन किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो कि 2010 में फोर्स में आया। तब से लेकर अब तक हमने इंक्रीज देखने को मिला है ट्रेड में। ट्रेड वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट $100 बिलियन क्रॉस करेगी 2022 में, मेकिंग इंडिया आसियान 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फोकस एरियाज क्या है? आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड टेक्सटाइल्स। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जो आई थी, इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो एम्फेसाइज करती है कि हमने आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना है और इंडिया जो है मोर क्लोजली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करके एक रीजनल इकोनॉमी को प्रमोट कर सके और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके।
आरसीईपी की जो बात की जाए, 15 मेंबर्स पड़े ना आरसीईपी में। पहले जो था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ दिस आरसीईपी, लेकिन हुआ क्या, 2019 में जो है इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया। इंडिया ने इसलिए ऑप्ट आउट करा क्योंकि जो मार्केट एक्सेस था, कि हमें कितना शेयर उनके मार्केट का एक्सेस करने को मिल रहा है और किस तरह से ट्रेड होगा, तो हमारे लिए वो ट्रेड इम्बैलेंस था, घाटे का सौदा था, एक लॉस वाली डील थी, तो वी ऑप्टेड आउट of being part of the RCEP. Another reason for opting out of RCEP was China. चाइना जिस तरह से अग्रेसिव हो रखा है, चाहे वो सिक्किम में डोकलाम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में नीफा हो, चाहे वो लद्दाख में आपका पैंगोंग सो वाला एरिया हो, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ के साथ डील करने के लिए, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है जिस तरह से मार्केट्स में बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उस ट्रेड इम्बैलेंस को रोकने के लिए, डंपिंग को रोकने के लिए, प्रोडक्ट डंपिंग को रोकने के लिए वी ऑप्टेड आउट ऑफ आरसीईपी। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए, तो फिजिकल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं। तो इंडियन आशियान कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क जैसे इनिशिएटिव्स है, जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करते हैं, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, शिपिंग लिंक्स हैं, और ऐसे ही दो प्रोजेक्ट्स हैं। पहला तो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। ये दो आसियान कंट्रीज़ हैं एंड वी आर प्लानिंग ऑन बिल्डिंग अ हाईवे जो इन दो कंट्रीज़ में से भी पास करेगा और इंडिया से भी पास करेगा, सो दैट आसियान कंट्रीज़ के साथ लैंड रूट्स के थ्रू हम फिजिकल कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। मोर ओवर, दिस विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जो अभी भी इनएक्सेसिबल है और अभी भी जहाँ पे डेवलपमेंट जो है बहुत कम हो रहा है। दूसरा है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो बेसिकली इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है उसे म्यांमार के सितवे पोर्ट के साथ एंड फर्दर म्यांमार के अंदर जो है कनेक्ट करेगा। तो इसका नाम है मल्टी मॉडल। कैसे? एक तो शिपिंग लेन बना दी, और फिर जब फर्दर इनटू द रीजन जाना है तो वो रोड्स और रेलवेज का इस्तेमाल करके जो है फर्दर जो है इस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को इन्हांस करेंगे। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इनोवेशन, ई कॉमर्स के थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी तो चल ही रही है। स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जाए, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इसमें क्या है, इंडिया और आसियान कंट्रीज दोनों जो है मेंबर्स हैं IORA के, और ये मैरीटाइम डोमेन में जो है इंडियन ओशन रीजन में जो है डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज को भी डील करने के लिए जो है कोऑपरेशंस हैं। साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो इंडिया डायरेक्ट तो उस पर इंडिया का कोई क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी के रीजन में, लेकिन उन्होंने आसियान को सपोर्ट एक्सटेंड करा है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है सीज की, वो बनी रहनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ जो है वो अपहोल्ड कर देना चाहिए उस रीजन में, एज अपोज टू चाइनीज क्लेम्स कि वो रीजन में मैक्सिमम एरिया उनका है। और बाकी तो डिफेंस कोऑपरेशन में डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इस कोऑपरेशन का पार्ट है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है इंडिया और आसियान के बीच में। इंडियन स्कॉलरशिप्स जो हैं दी जाती हैं आसियान कंट्रीज़ में, आसियान इंडिया एमिनेंट स्कॉलर प्रोग्राम, आसियान इंडिया रिसर्च ट्रेनिंग फेलोशिप, ये सब है। बाकी टूरिज्म एंड ट्रेड लिंक्स भी हैं, और इंडिया और आसियान के बीच में टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग भी की जाती है ताकि वो जॉइंटली प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है लॉन्च कर सके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। डायस्पोरा, जो पॉपुलेशन आसियान कंट्रीज़ की जो है, उसमें काफ़ी सारे इंडियन डायस्पोरा आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में। एक तरह से कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज जो है इन दोनों रीजन्स के बीच में वो फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स और मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट, जहाँ पर आसियान कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ इंडिया भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इस समिट में पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। फिर आसियान रीजनल फोरम है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, एक सिक्योरिटी डायलॉग है। एंड फिर है एशिया यूरोप मीटिंग ASEM, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ आसियान कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो आसियान कंट्रीज़ के साथ अगेन एक प्लेटफॉर्म है डायलॉग के लिए और अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोविड-19 के दौरान इंडिया और आसियान के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिला, जहां पर इंडिया ने अपनी एक्सपर्टीज़ और डेटा जो है उनके साथ शेयर करा, साथ ही साथ मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन्स और टेक्निकल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड किया गया।
आने वाले टाइम के कुछ की इनिशिएटिव्स और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहां पर रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस पे रखा जाए। सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, जहां पर रिजिलेंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी बनाने की बात की जाए, जैसे आसियान इंडिया ग्रीन फंड या जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। और स्मार्ट सिटीज एंड अर्बनाइजेशन में इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द आसियान कंट्री। सिंगापुर इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज जो सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। वो जो वेस्ट क्रिएट कर रही हैं, उस वेस्ट से जो है कैसे वो उस वेस्ट को रीयूज करके वेस्ट से वेल्थ बना रही है। तो इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दैट। एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज़ के लिए हम इंडिया आसियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क भी लॉन्च कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द रीसेंट समिट्स जो आसियान और इंडिया के बीच में हुए हैं। अक्टूबर 2024 लाओस में आसियान इंडिया समिट हुआ, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली अटेंड करा है। की थीम्स क्या थे? ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 10 साल हो गए थे, तो उसे सेलिब्रेट करा गया। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है, सो दैट पीस, स्टेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट किया जा सके इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस में। तो इंडियन और पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है और आसियान का आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक है, उन दोनों को इंटीग्रेट करके जो है दोनों की अलाइनमेंट की बात की गई। कल्चरल कनेक्शंस जो है उनको जो है प्रायोरिटाइज किया गया कि किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी को प्रमोट करती है, स्पेशली थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, उसको रीअफर्म किया गया कि हाँ, इट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो की आउटकम्स क्या रहे? एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया और साथ ही साथ जो है नेगोशिएशंस की, हम जो इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे एक्सेलरेट कर सके, उसे जल्द से जल्द जो है बीइंग में ला सके, उसके बारे में बात की गई। फिर 24th आसियान इंडिया जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, जो कि जुलाई 2024 जकार्ता इंडोनेशिया में करी गई थी। सीनियर ऑफिशियल्स जो थे आसियान और इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फोकस एरियाज क्या थे? आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021 से 2025 का, एंड उसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ पर फोकस किया गया। ट्रेड एंड डिजिटल कोऑपरेशन पर जो है बात की गई कि किस तरह से आसियान और इंडिया डिजिटल वर्क प्लान को एक्सपैंड किया जा सकता है। और हेल्थ, सिक्योरिटी और ग्रीन इकोनॉमी पे भी बात की गई कि कैसे पब्लिक हेल्थ, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कोविड-19 के बाद, किस तरह से पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना और कैसे उस पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके साथ हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं या कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी बात की गई। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि मई 2024 में साउथ चाइना सी में हुई, इंडियन नेवी और आसियान कंट्रीज़ की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट करा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की फोकस था। इलिसिट एक्टिविटीज़, जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे अनरेगुलेटेड फिशिंग चलती है या पायरेसी है, इन सब चीज़ों को, ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग है जो मैरीटाइम डोमेन से होती है, उस सब को रोकने की वो इसका फोकस एरिया था। इंडिया आसियान बिजनेस समिट अप्रैल 2024 सिंगापुर में, इकोनॉमिक रिकवरी जो था वो इसका की थीम था कि किस तरह से हम पैंडेमिक के बाद जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं जो बहुत सफ़र करी थी पैंडेमिक में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद हो गई, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं सो दैट सप्लाई चेन रिजिलेंट बन जाए, ऐसा कोई भी फ्यूचर इवेंट जो है हमारी सप्लाई चेन्स को हिला ना सके। मोर ओवर इन्होंने गोल सेट करा कि आने वाले टाइम में 2000 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड करेंगे 2025 तक। एंड अगेन आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई। साथ ही साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात की गई कि किस तरह से दोनों जो हैं, ये एमएसएमईज और स्टार्टअप्स, आसियान और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे जो है इनको सपोर्ट किया जा सके और इन्हांस किया जा सके। फिर जनवरी 2024 में एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो कि डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग थी, इंडिया आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। डिजिटल डोमेन की मीटिंग थी, तो उसमें ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी की बात, डिजिटल इंक्लूजन और फिनटेक, फाइनेंस टेक की बात की गई, और साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज़ कोलैबोरेशन की बात की गई, जहाँ पे आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन जैसे इनिशिएटिव्स यूज़ करने की बात की गई। एंड लास्टली मार्च 2024 में ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट समिट हुआ आसियान और इंडिया के बीच में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में था।
क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात की गई, किस तरह से रेन्यूएबल एनर्जी को हमने प्रमोट करना है। अभी बात करी थी ना कि आसियान ने अपने विजन में बताया है कि 23% जो एनर्जी है 2025 तक हम वो रेन्यूएबल सोर्सेज से निकालेंगे। तो अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने की बात की गई और एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई कि कैसे इंडिया जो है आसियान की एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और अपना जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है क्लीन एनर्जी में वो उनके साथ शेयर कर सकता है, सो दैट आसियान कंट्रीज में भी एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सके। जो स्टैटिक का वीडियो है उसमें हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क को डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो फॉर्मेशन की बात की जाए 8 दिसंबर 1985 को फाउंड किया गया सार्क इन ढाका बांग्लादेश। मैप में अगर आप देखें तो ये जो डार्क ब्लू कंट्रीज हैं ये सारी सार्क की मेंबर्स हैं और ये जो पर्पलिश लाइटिश लाइलैक कलर में कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं दे होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस अंडर सार्क। तो इनिशियल मेंबर्स कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इनिशियली 7 मेंबर्स थे। अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर इन 2007। क्यों बनाया गया ये फोरम? ये फोरम इसलिए बनाया गया ताकि रीजनली साउथ एशिया में जो है कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को जो है प्राइमरी फोकस दिया जा सके। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि साउथ एशियन नेशंस के बीच में जो है कोलैबोरेट किया जा सके डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। मेंबर कंट्रीज आज की डेट में 8 हैं। 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएसए। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है गोलम सरवर जो कि बांग्लादेश के हैं एंड ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन द 4th of March 2023। ही इज द इनकम्बेंट करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। ऑब्जेक्टिव्स, रीजनल कोऑपरेशन प्रमोट करनी है अक्रॉस ऑल डायमेंशंस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, एनवायरमेंटल हो, टेक्निकल हो, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और सोशल प्रोग्रेस करनी है। राइट आपके जो सोशल इश्यूज जैसे पावर्टी, इलिटरेसी, नेचुरल डिजास्टर्स, पब्लिक हेल्थ, कलेक्टिव एक्शन लेकर इन इश्यूज को जो है कॉम्बैट करना है। रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना है सो दैट पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके साउथ एशियन रीजन में। और साथ ही साथ ट्रेड को इंक्रीज करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है, एक्सटर्नल मार्केट्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। हम खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, हमें बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए ये फोरम बनाया गया। की सार्क बॉडीज और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स जितने भी हैं 8 की 8 मेंबर स्टेट्स के वो होते हैं एंड ये पॉलिसीज और रिव्यूज जो है बनाते हैं सार्क के वर्क के। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें फॉरेन सेक्रेटरीज आते हैं मेंबर कमिटीज़ के एंड जो वर्क चल रहा है और किस तरह से काम चल रहा है उसे ओवरसी करते हैं। एक टेक्निकल कमेटी है जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखने के लिए बनाई गई है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनवायरनमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज सेक्टर्स के लिए टेक्निकल स्पेशलाइज कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। और लास्टली आती है प्रोग्रामिंग कमेटी जो कि आपका फाइनेंसेस को जो है देखती है, बजट और उसके एलोकेशन और इन सब चीज़ों को देखती है। ये कुछ सार्क समिट्स हैं, उनके की आउटकम्स और अचीवमेंट्स हैं। पहला समिट ढाका में ही हुआ था जहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, तो ऑफिशियल लॉन्च ऑफ सार्क था। सेकेंड समिट बेंगलुरु इंडिया में हुआ था, पावर्टी एलिविएशन और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात हुई थी। थर्ड समिट नेपाल में सार्क की जो रीजनल कन्वेंशन है सप्रेशन ऑफ टेररिज्म में वो अडॉप्ट की गई थी। चौथा समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ जहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई। करते करते 18 समिट अगेन काठमांडू नेपाल में हुआ था जहाँ पे अगेन पावर्टी एलिविएशन, रीजनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात की गई। साफ्टा जो कि ट्रेड अग्रीमेंट है सार्क का, तो उसे जो है रिन्यू करने की बात की गई। 19 समिट जो है वो पाकिस्तान में होना था बट इट गॉट कैंसल्ड एंड सिंस देन जो है कोई भी समिट जो है सार्क का नहीं हुआ है। तो 19 समिट पाकिस्तान में जो कैंसिल हो गया था। राइट इसमें इंडिया में कौन कौन से समिट्स हुए हैं? सेकेंड समिट, देन 8th समिट, देन 14th समिट,
राइट, या दीज आर द समिट्स जो इंडिया में हुए हैं. ओके, मूविंग ऑन. इकोनॉमिक और ट्रेड इनिशिएटिव्स की बात की जाए, जो साफ्टा, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जो कि 2006 में बनाया गया था इंट्रा रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि टैरिफ्स को रिड्यूस किया जा सके और वायबिलिटी जो है उसकी बढ़ाई जा सके ट्रेड की. तो 0 to 5% लोअर करने की बात हुई है टैरिफ्स को ऑन गुड्स विच आर ट्रेडेड अमंग सार्क मेंबर्स. फिर सार्क डेवलपमेंट फंड है जो कि 2008 में लॉन्च किया गया. इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करता है प्रोजेक्ट. फिर है सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सैटिस. ये सैटिस क्या करता है? इट इज साइन टू लिबरलाइज ट्रेड इन सर्विसेज अमंग द मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड बैंकिंग सेक्टर्स. साफ्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, ये साफ्टा से पहले का अग्रीमेंट था, 1993 में आया था, जहाँ पे टैरिफ कंसेशंस की बात हो रही थी. सोशियो कल्चरल इनिशिएटिव्स की बात की जाए, एक सार्क सोशल चार्टर है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, पावर्टी एलिविएशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की बात की जाती है. एक सार्क फूड बैंक है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी और नेचुरल कैलामिटीज़ में किस तरह से आपने लोगों के साथ डील करना है, किस तरह से बफर स्टॉक जो है उसको यूटिलाइज करना है, वो सब डील करता है. फिर है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, जो कि मेंबर कंट्रीज को किस तरह से डिजास्टर्स जो आपके हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, सुनामीज, इनसे कैसे डील करना है उसकी ट्रेनिंग वगैरह देता है. फिर है सार्क कल्चरल सेंटर, जहाँ पे प्रेजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ साउथ एशियन कल्चर, हेरिटेज एंड आर्ट्स की बात होती है. और लास्ट में एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम्स, जहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, यूथ एक्सचेंज और एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रमोट किया जाता है ताकि रीजनल आइडेंटिटी और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. तो डिटेल में बात कर लेते हैं. साफ्टा की बात करते हैं. 2006 में बनाया गया रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए. लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेड पॉलिसीज हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. सार्क डेवलपमेंट फंड 2005 में बनाया गया. पर्पस अगेन सोशो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देना, फाइनेंशियल फंडिंग देना. पावर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन जो है ये इसके प्रायोरिटी एरियाज हैं. 3 विंडोज हैं, सोशल विंडो, इकोनॉमिक विंडो और इंफ्रास्ट्रक्चर विंडो. सार्क फूड बैंक 2007 में बनाया गया फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, हंगर और मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, और किस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स में जब फूड की शॉर्टेज होती है उसके साथ डील करना है. बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं मेंबर कंट्रीज, किस तरह से एसेंशियल फूड ग्रेन्स का, वो सब इसके अंडर है. सोशल चार्टर 2004 में आया. हेल्थ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पावर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वालिटी, देन आपका और भी मतलब जितना ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं. राइट. रीजनल सेंटर्स की बात की जाए तो सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर बांग्लादेश में है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इंडिया में है, एनर्जी सेंटर पाकिस्तान में है. राइट. तो ये रीजनल सेंटर स्पेसिफिक एक्सपर्ट एरियाज पे काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं. सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 2016 में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, रिस्पॉन्स के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए. राइट. सार्क अग्रीमेंट ऑन रैपिड रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स 2011 में साइन किया गया अग्रीमेंट, और एक रीजनल मैकेनिज्म सेटअप करता है सो दैट हम जल्दी से जल्दी जो है नेचुरल डिजास्टर्स के साथ डील कर सके, उसको रिस्पॉन्स कर सके, जॉइंट ऑपरेशंस रन कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, टेक्निकल एक्सपर्टीज को शेयर कर सके, और फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ असिस्टेंस कर सके सो दैट जो हमारा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो मिनिमाइज किया जा सके. 2014 में इंडिया ने प्रपोज किया था सार्क सैटेलाइट, जो कि लॉन्च किया गया 2017 में. एंड ये फ्री टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज देती है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज देती है सारी सार्क कंट्रीज को एक्सेप्ट पाकिस्तान, जिसने ऑप्ट आउट किया ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजन. इंडिया लॉन्च कर रही थी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी. फिर सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है जो कि 1992 में लॉन्च की गई थी, सो दैट सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल जो हैं वो मेंबर कंट्रीज में बहुत आसानी से मूव कर सके, जैसे डिप्लोमैट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हैं, बाकी लोग हैं. तो जिन इंडिविजुअल्स के पास ये वीज़ा एग्जेम्पशन स्टिकर होगा उनको वीज़ा जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस कंट्री में वो विजिट कर रहे हैं इस रीजन के अंदर. सार्क कल्चरल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस और रीजनल हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की बात करते हैं. श्रीलंका में लोकेटेड है.
और बहुत सारे फेस्टिवल्स, वर्कशॉप्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाता है। सार्क फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, एक एनुअल इवेंट है जहाँ पर मेंबर स्टेट्स अपनी फिल्म्स जो है शोकेस करती हैं। सार्क एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च किया गया। किस तरह से क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना है और उसको मिटिगेट करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात हुई, राइट। दिस इज अंडर द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गाइडलाइंस, DNR, जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंडर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना है, और जो वल्नरेबल एरियाज है, हिमालयाज और कोस्टल रीजन्स, इनको कैसे हमने मॉनिटर करना है और इनको प्रिवेंट करना है इम्पैक्ट होने से। सार्क यूथ चार्टर 2008 में साइन किया गया, जहां पर यूथ पार्टिसिपेशन को प्राइमरीली फोकस किया गया रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, लीडरशिप इनिशिएटिव्स, ये सब इसके अंडर कवर होता है। सार्क ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV एड्स सेंटर, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया काठमांडू, नेपाल में। नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूबरकुलोसिस और HIV एड्स जो है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल करने का एक इनिशिएटिव है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सब चीज़ें जो है या इस सेंटर के थ्रू रन की जाती हैं। सार्क एनर्जी सेंटर अभी पीछे पड़ा था स्पेशलाइज सेंटर, तो 2006 इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया। एनर्जी कोऑपरेशन, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी को इम्प्रूव करना और प्रमोट करना, राइट। तो कैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको स्टडी करना और प्रमोट करना, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करने, सो दैट हम कंजम्पशन भी रिड्यूस कर सके अपनी एनर्जी की, और एमिशंस भी रिड्यूस कर सके। सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज साटिस 2010 में साइन किया गया, ताकि हम मेंबर कंट्रीज में ट्रेड को लिबरलाइज कर सकें, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब सेक्टर में। अचीवमेंट, साफ्ता ने टैरिफ रिडक्शंस जो है, जो उसका एम था वो कुछ हद तक जो है रिड्यूस करा था। मोर ओवर टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, ये सब सार्क के अंडर जो है बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। जो सार्क रीजनल कन्वेंशन था सप्रेशन ऑफ टेररिज्म 1987, कौन सी सार्क उसमें आया था, समिट में आया था, पीछे पड़ा ना अभी। थर्ड समिट जो काठमांडू नेपाल में हुआ था 1987 में, उसमें ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ड्रग स्मगलिंग को, सबको जो है इस कन्वेंशन के थ्रू देखा जाता है। वीजा एग्जामेशन स्कीम इज अनदर अचीवमेंट। और जो HIV है, जो ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया के साथ जो हमारा रिस्पॉन्स है, और जो स्पेशलाइज सेंटर बनाया गया है काठमांडू नेपाल में, अगेन दैट इज एन अचीवमेंट। चैलेंजेस, पॉलिटिकल टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से जो है फंक्शंस को इम्प्रूव नहीं किया जा पा रहा है। इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत कम है। इंट्रा EU ट्रेड जो है 67% ऑफ द टोटल ट्रेड है, लेकिन इंट्रा सार्क ट्रेड कितना, ऑलमोस्ट अराउंड 5%। इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज आ जाते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर, ट्रांसपोर्टेशन लेन्स नहीं है, ट्रेड फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोविड-19 में जो है कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया सार्क के अंडर, जहाँ पे 10 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किया गया इंडिया के थ्रू। क्लाइमेट चेंज को फोकस करते हुए जो है डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया जा रहा है, और एफर्ट्स चल रहे हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए। अगर आपने देखा हो 2014 के बाद कोई समिट नहीं हुआ है। 2019 में जो 19 समिट होना था पाकिस्तान में, वो कैंसिल हो गया था। तो रिवाइव करने की जो है कोशिश की जा रही है, अपने फ्रेमवर्क को रीवैल्यूएट करके और मिशन को जो है रीस्ट्रक्चर करके, सो दैट रीजनल कोऑपरेशन जो है उसको ऑगमेंट किया जा सके, इन्हांस किया जा सके। तो ये कुछ की स्टेटिस्टिक्स हैं सार्क रीजन की, इसको पढ़ने की मतलब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस में ऑलरेडी आपको 9 स्टेट्स को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ये हम पढ़ चुके हैं इनिशियल वाली स्लाइड में। तो आई टेक अ 5 सेकेंड पॉज है, यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। कुछ नहीं समझ आता, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंगेज किया करो, मुझे भी पता लगे कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है। ओके, मूविंग फर्दर। तो ये कुछ फ्यूचर है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करे, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करे, और रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस करे, जैसे BBIN इनिशिएटिव है उस पर फोकस करे। इंडिया का रोल, इंडिया फाउंडिंग मेंबर रह चुका है सार्क का, और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रह चुकी है।
ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है सार्क रीजन में, 80% ऑफ द रीजन जीडीपी इंडिया से ही है। और सार्क कंट्रीज के साथ जो इंट्रा रीजनल जो ट्रेड है, तो इंट्रा सार्क जो ट्रेड है स्टिल लो है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुपिंग्स, बट इसको जो है ऑगमेंट किया जा सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो सार्क डेवलपमेंट फंड जो कोविड फंड बना था, इमरजेंसी फंड, उसमें भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा था। 18 सार्क समिट 2014 में जो हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए 1 बिलियन जो है देंगे, राइट। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म मेजर्स में इंडिया जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है सार्क को। आपका जो सप्रेशन और टेररिज्म है, तो इंडिया ने ही वो एफर्ट्स जो हैं वो लीड किए थे ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगेन पॉलिटिकल टेंशन्स आ जाती हैं, तो इंडिया का जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो सार्क मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है या रीजनल रेलवेज एग्रीमेंट है, जहाँ पे जिसके थ्रू हम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया ने BBIN इनिशिएटिव को भी जो है इम्प्रूव करने की बात करी है। मोर ओवर जो एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर जो आपका फ्रेमवर्क साइन हुआ है, अगेन इंडिया उसको सपोर्ट करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो कभी भी किसी भी कंट्री में ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटता। अभी मॉलडीव्स के साथ हमने पढ़ा ना कि कैसे हमने करेंसी स्वैप और रुपे कार्ड लॉन्च करने की बात करी, आज ही के करंट अफेयर्स वीडियो में पढ़ा है जो आज अपलोड करा है। तो कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कहीं पे सुनामी आई है, तो इंडिया इज नेवर बैक्स अवे फ्रॉम ऑफरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो कोविड में इंडिया ने वैक्सीन्स जो है प्रोवाइड करे थे अपने आसपास वाले रीजन्स को। साथ ही साथ सार्क के जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया अपनी एक्सपर्टीज़ देता है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में टेलीमेडिसिन के थ्रू, पब्लिक हेल्थ के थ्रू, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू पार्टिसिपेट करता है। कल्चरल डिप्लोमेसी, सागर इनिशिएटिव इंडिया का, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इंडिया उस कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है सार्क के थ्रू। हमारी कॉमन हेरिटेज है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, नेपाल के साथ हिंदुज़म की हेरिटेज है, भूटान और श्रीलंका के साथ हमारा बुद्धिज़्म का है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कहीं ना कहीं पहले प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारा ही पार्ट थे। अफगानिस्तान में इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को प्रमोट करा है। तो इंडिया जो है कल्चरल डिप्लोमेसी को हमेशा से जो है वो प्रमोट करता है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपको पता हो, अभी हमने पढ़ा डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर है सार्क का, इंडिया में ही है। मोर ओवर जो सार्क सैटेलाइट लॉन्च की गई है 2017 में, उसका एक पर्पस है डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटर करना। तो इंडिया ने इज एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। लेकिन चैलेंजेस हैं, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स है, इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत पुअर है। मोर ओवर इंडिया की जो रीजनल पार्टनरशिप्स हैं सार्क के बाहर, बिम्स्टेक के थ्रू या क्वाड के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू जो कमिटमेंट्स हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सार्क साइडलाइन हो जाता है। कोविड-19 में इंडिया ने बहुत अच्छा जो रोल है वो प्ले किया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था जहाँ पे इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड करे सार्क नेबर्स को। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन एड की भी बात करी, खाना और मेडिकल PPEs जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे, ये सब भी प्रोवाइड करे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, चाइना के बढ़ते अग्रेशन को ध्यान में रखते हुए सार्क नेशंस का रोल और बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए। ऑल्दो चाइना के साथ बाकी सबके भी अच्छे टाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना इज इनफिल्ट्रेटिंग ऑल दीज कंट्रीज एंड कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बन रहा है। बट फॉर रीजनल पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो फोकस शिफ्ट हो रहा है बिम्स्टेक, क्वाड और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, उसे भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ सार्क को नज़रअंदाज नहीं करना है।